अगर मैं ये कहूँ कि राजस्थान के इतिहास के सबसे भयानक अकाल को छप्पनिया अकाल कहा जाता है। हाँ, बहुत मशहूर है वो। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे अजीब बात है वो अकाल 1898 ईस्वी में पड़ा था। अब 1898 और 56, मतलब इनका आखिर क्या लेना देना हो सकता है? देखिए, पहली नज़र में तो ये सच में किसी ऐतिहासिक भूल या टाइपिंग की गलती जैसा ही लगता है। हाँ। क्योंकि हमारे दिमाग आज ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चलने के इतने आदी हो चुके हैं कि हम दूसरा गणित सोच ही नहीं पाते। सही बात है। और यहीं से समय और कैलेंडर का एक ऐसा रहस्य खुलता है जो सिर्फ तारीखें नहीं बताता, बल्कि सदियों का इतिहास, खगोल विज्ञान और इंसानी संघर्षों को समेटे हुए है। बिल्कुल। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम कुछ बेहद दुर्लभ और दिलचस्प हस्तलिखित जानकारियों के खजाने में गोता लगाने वाले हैं। और ये खजाना भारत और खासकर राजस्थान के त्योहारों, वहाँ के पंचांगों और सांस्कृतिक मेलों का एक पूरा का पूरा नक्शा है। एकदम सही कहा। और हमारा मिशन आज केवल इन त्योहारों की कोई सूची पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे हमारा कैलेंडर और हमारी आस्थाएं आसमान के तारों और मौसम के मिजाज से तय होती रही हैं। तो चलिए इस पूरे विषय को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस पूरी जानकारी में जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात मुझे लगी वो ये है कि कैसे अलग अलग मान्यताएं, ऐतिहासिक घटनाएं और ऋतुओं का बदलना सब एक ही समय रेखा में गूंथे हुए हैं। समय को मापने का ये तरीका कोई मशीनी नहीं है, बल्कि पूरी तरह से जैविक और प्राकृतिक है। बिल्कुल। तो उसी छप्पनिया अकाल वाले सवाल से शुरू करते हैं। ये गणित काम कैसे करता है? हाँ, हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें शुरुआती पंचांग के इस आधारभूत ढांचे से की गई है, मतलब चैत्र से लेके फाल्गुन तक के 12 महीने और हर महीने में 30 दिन। लेकिन इन 30 दिनों को जिस तरह से बांटा गया है वो बड़ा दिलचस्प है। दरअसल इन 30 दिनों को 15-15 दिनों के 2 हिस्सों या क्या कहते हैं पक्षों में बांटा गया है। हाँ, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और अगर मैं इसे आज के भाषा में समझने की कोशिश करूं तो ये बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन की बैटरी के डिस्चार्ज और चार्ज होने जैसा है। अरे वाह, ये काफी अच्छी तुलना है ना? या फिर हमारी सांसों के चक्र जैसा। महीना शुरू होता है कृष्ण पक्ष से, जिसे बदी भी कहते हैं। बदी। ये वो समय है जब चंद्रमा की रोशनी हर रात कम होती जाती है, मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। और 15वें दिन एकदम अंधेरा छा जाता है, जिसे हम अमावस कहते हैं। और अमावस के तुरंत बाद प्रकृति अपनी बैटरी को फिर से चार्ज करना शुरू कर देती है। बिल्कुल। ये शुक्ल पक्ष या सुदी कहलाता है। चंद्रमा का आकार हर रात बढ़ता है और 15वें दिन हमें पूर्णिमा का पूरा चांद दिखाई देता है। और यही जो चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं हैं, यही हमारे महीनों का आधार है। हाँ, अब आते हैं उस छप्पनिया अकाल के रहस्य पर। तो देखिए, ईसवी संवत यानी जो एडी है और हमारे पारंपरिक विक्रम संवत के बीच 57 वर्षों का 57 इयर्स का अंतर होता है। अच्छा। हाँ, विक्रम संवत हमेशा 57 साल आगे चलता है। ओहो, तो इसका मतलब है कि अगर 1898 में 57 जोड़ दिए जाएं तो वो साल 1956 बन जाता है। एकदम सटीक। वो विक्रम संवत 1956 का साल था। अरे बाप रे। इसीलिए लोक स्मृति में, कहानियों में और गीतों में वो छप्पनिया अकाल के नाम से दर्ज हो गया। ये कोई मतलब सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक प्रमाण है कि आम जनमानस किस कैलेंडर को अपनी असल जिंदगी में जी रहा था। यह सच में दिमाग के जाले साफ करने वाला तथ्य है। अब जब हमने महीनों का ये ढांचा समझ लिया है तो चलिए एक क्रमिक यात्रा पर निकलते हैं, महीने दर महीने। बिल्कुल, शुरू करते हैं। सर्दियों की विदाई और वसंत की दस्तक का समय, ये इंसान के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा भर देता है। फाल्गुन पूर्णिमा को जब होली आती है तो नोट्स बताते हैं कि ये सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे थोड़ा हैरान करता है। मतलब अजमेर के भिनाई में कोड़ेमार होली, करौली के महावीर जी में लठमार होली, हाँ, और बाड़मेर या भिलुड़ा में तो पत्थरमार होली खेली जाती है। मेरा मतलब है, वसंत के इस खुशनुमा मौसम में ये लाठियां और पत्थर क्यों चल रहे हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान और कृषि समाज को देखें तो सर्दियां खत्म होने और फसल कटने के बाद समाज में एक तरह का खालीपन होता है। अच्छा, रुकी हुई ऊर्जा होती है। बिल्कुल। ये जो लठमार या पत्थरमार होलियां हैं, असल में समाज द्वारा दी गई एक आधिकारिक छूट है। आधिकारिक छूट मतलब?
मतलब साल में एक दिन ऐसा तय कर दिया गया जहां आप अपने सारे तनाव, आपसी गिले शिकवे और आक्रामकता को एक खेल के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। ओहो, एक तरह का सामूहिक कैथार्सिस यानी भावनात्मक शुद्धिकरण। एकदम सही। तनाव को निकालने का एक सांस्कृतिक तरीका। ये बहुत ही तार्किक लगता है। और रंग सिर्फ गुलाल के नहीं होते, कपड़ों के भी होते हैं। स्रोत सामग्री में पगड़ियों का जो विवरण है वो तो अद्भुत है। हाँ, हर अवसर और मौसम की एक अलग पगड़ी तय है। जैसे युद्ध के समय केसरिया पगड़ी जो बलिदान का प्रतीक है। लेकिन मौसम के हिसाब से जो बदलाव है, जैसे सावन के महीने में लहरिया साफा, वो क्या दर्शाता है? लहरिया कोई सामान्य डिजाइन नहीं है। ये असल में मानसून के बादलों, गिरती हुई बारिश की बूंदों और बहती हुई पानी की धाराओं की नकल है। मतलब इंसान अपने कपड़ों के जरिए प्रकृति के साथ एकाकार होने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल। और उसी तरह सर्दियों की शुरुआत में दशहरे पर मदील यानी गहरे या काले रंग की पगड़ी पहनी जाती है, क्योंकि गहरा रंग ऊष्मा को सोखता है। अरे वाह, ये सिर्फ फैशन नहीं बल्कि विज्ञान है। पूरी तरह से। और फैशन और विज्ञान का ये मेल चैत्र के महीने में और भी गहरा हो जाता है। फाल्गुन के बाद जब चैत्र आता है, जो कि वसंत और गर्मियों के बीच का पुल है। हाँ, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी या बासोड़ा मनाया जाता है। इस दिन ठंडा या बासी खाना खाने की परंपरा है। जयपुर के चाकसू में तो इसका बहुत बड़ा मेला भी लगता है। लेकिन बासी खाना खाने के पीछे क्या तर्क हो सकता है? इसे भी ऋतु परिवर्तन के विज्ञान से जोड़कर देखिए। अच्छा। चैत्र का महीना वो समय है जब सर्दियां पूरी तरह जा रही होती हैं और गर्मियां आ रही होती हैं। तापमान में ये अचानक बदलाव बैक्टीरिया पनपने के लिए सबसे अनुकूल होता है। सही बात है। बासोड़ा असल में एक सांस्कृतिक अलार्म है। ये समाज को संदेश देता है कि आज के बाद सर्दियों में खाए जाने वाले भारी और लंबे समय तक रखे जाने वाले भोजन का सेवन बंद कर देना है। मतलब आज से रसोई की साफ सफाई के नियम बदलने होंगे। बिल्कुल। वाह, मतलब स्वास्थ्य के नियमों को धर्म और त्योहार का जामा पहना दिया गया ताकि लोग उसका पालन करें। एकदम सही। और इसी चैत्र के महीने में मारवाड़ क्षेत्र में एक बहुत ही खास घुड़ला नृत्य का भी जिक्र है। और इसका इतिहास बहुत ही गहरा और थोड़ा दर्दनाक भी है ना? हाँ, ये मारवाड़ के राजा सातल की याद में किया जाता है। एक बार घुड़ले खान नाम के एक सेनापति ने कुछ महिलाओं का अपहरण कर लिया था। और फिर राजा सातल ने उन महिलाओं को बचाने के लिए युद्ध किया और घुड़ले खान का सर धड़ से अलग कर दिया। उसी विजय और महिलाओं के सम्मान की रक्षा की याद में आज भी महिलाएं अपने सिर पर एक मिट्टी का घड़ा रखती हैं, जिसमें छेद होते हैं और अंदर दीपक जल रहा होता है। बिल्कुल। ये उस सेनापति के छिदे हुए सिर का प्रतीकात्मक रूप है। एक त्रासदी को कैसे एक उत्सव और नारी सम्मान के प्रतीक में बदल दिया गया, ये उसका जीवंत उदाहरण है। और इसी से जुड़ा एक और तथ्य है। चैत्र शुक्ल एकम से हिंदुओं का नववर्ष शुरू होता है। हाँ। और तृतीया को गणगौर का पर्व आता है। हाँ। नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर और जैसलमेर में बिना ईसर की गणगौर पूजी जाती है। लेकिन नोट्स स्पष्ट करते हैं कि जोधपुर में गणगौर नहीं मनाई जाती। क्यों? क्योंकि उसी दिन राजा सातल की मृत्यु हुई थी। ये दिखाता है कि पूरे देश का कैलेंडर एक होने के बावजूद स्थानीय इतिहास कैसे उन त्योहारों पर हावी हो जाता है। बिल्कुल, स्थानीय इतिहास हमेशा बड़ी परंपराओं को अपने हिसाब से मोड़ लेता है। सही कहा। चलिए अब गर्मियों के चरम की ओर बढ़ते हैं। वैशाख का महीना, वैशाख शुक्ल तृतीया यानी आखा तीज या अक्षय तृतीया। बीकानेर और उदयपुर की स्थापना इसी दिन हुई थी। हाँ, बीकानेर में आसमान पतंगों से भर जाता है। लेकिन नोट्स में एक बहुत ही कड़वी सच्चाई भी दर्ज है। इसी दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह भी होते हैं। दुर्भाग्यवश ये सच है। इसकी वजह ये बताई गई है कि ये एक अबूझ सावा है जिसके लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखा तीज को ही अबूझ सावा क्यों मान लिया गया? इसके पीछे का अर्थशास्त्र समझना जरूरी है। अर्थशास्त्र? हाँ, वैशाख का महीना वो समय है जब रबी की फसल कटकर घर आ चुकी होती है। किसान के हाथ में उस वक्त पैसा होता है और अगली बुआई शुरू होने में अभी समय होता है। अच्छा, यानी पैसा और फुर्सत दोनों एक साथ उपलब्ध होते हैं। बिल्कुल। कृषि समाज ने अपनी सुविधा के लिए इस दिन को इतना शुभ घोषित कर दिया कि किसी पंडित से पूछने की जरूरत ही ना पड़े। और इसी सामाजिक सुविधा ने बाल विवाह जैसी प्रथाओं को भी एक सुरक्षित पनाह दे दी। यही विडंबना है।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नजरिया है। कृषि और अर्थव्यवस्था कैसे समाज की अच्छी और बुरी दोनों तरह की परंपराओं को जन्म देते हैं। सही बात है। वैसे वैशाख के महीने से जुड़ी एक घटना ऐसी है जिसे पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, जो शांति और अहिंसा का प्रतीक है। हाँ, लेकिन आधुनिक विज्ञान और इतिहास ने इस दिन के साथ एक अजीब विडंबना जोड़ दी। आप परमाणु परीक्षणों की बात कर रही हैं, है ना? बिल्कुल। नोट्स में बताया गया है कि भारत ने अपने दोनों परमाणु परीक्षण इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन किए थे, 18 मई 1974 और 11 से 13 मई 1998 को पोखरण में। और उसका कोड नाम भी स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। शांति के पर्व पर दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियार का परीक्षण, ये कैसा संयोग है। देखिए, ये सिर्फ संयोग नहीं था, इसके पीछे भी मौसम विज्ञान था। वो कैसे? मई का महीना, खासकर राजस्थान के पोखरण में आसमान एकदम साफ होता है। अच्छा। उस जमाने में जासूसी सैटेलाइट से छुपने के लिए और परीक्षण के सटीक डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए एकदम साफ मौसम की जरूरत थी, और वो तारीख संयोग से बुद्ध पूर्णिमा के दिन पड़ी। इतिहास की कैसी अजीब करवट है ये। सचमुच। अब तक हमने वसंत और भयानक गर्मी का सफर तय कर लिया है। ज्येष्ठ और आषाढ़ के तपते महीनों के बाद इंसान और प्रकृति दोनों थक चुके हैं, और तब दस्तक देता है मानसून। ज्येष्ठ अमावस को 12 में सीताबाड़ी का मेला लगता है, जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। और जैसे ही श्रावण यानी सावन का महीना आता है, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति फिर से जिंदा हो गई है। बिल्कुल। और यहीं पर नोट्स में दी गई राजस्थान की वो प्रसिद्ध कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती है। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका अर्थ है कि श्रावण शुक्ल तृतीया यानी छोटी तीज के साथ त्योहार लौट आते हैं। बावड़ी मतलब लौटना। हाँ, और चैत्र की गणगौर के साथ वे विदा हो जाते हैं। बारिश की फुहारों के साथ त्योहारों का पुनरागमन। और श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात मुझे भाद्रपद के महीने में लगी। वो क्यों? ये तो जैसे महोत्सवों का कोई महाकुंभ हो। कृष्ण तृतीया को बूंदी की कजली तीज, फिर जन्माष्टमी, फिर गोगा नवमी और फिर बछबारस। मतलब इस एक महीने में इतनी सारी चीजें क्यों हो रही हैं? अगर आप इसे भी मौसम से जोड़ें तो जवाब बहुत आसान है। अच्छा, बताइए। भाद्रपद वह समय है जब मानसून अपने चरम पर होता है। चारों तरफ पानी है, रास्ते बंद हैं। पुराने जमाने में ना तो इस समय कोई युद्ध लड़े जाते थे, ना ही कोई लंबी यात्राएं होती थी। इंसान अपने घरों में कैद होता था। बिल्कुल। जब समाज के पास कोई बाहरी काम नहीं है तो वे घर पर रहकर उत्सव ही मनाएंगे ना। खाली समय को उत्सव में बदल देना कमाल है। और इन उत्सवों में प्रकृति का सम्मान भी है। जैसे बछबारस के दिन माताएं अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, लेकिन इस दिन ना तो चाकू का प्रयोग होता है और ना ही गाय के दूध का सेवन किया जाता है। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मानसून का समय पशुओं के प्रजनन और बछड़ों के विकास का मुख्य समय होता है। यह परंपरा एक नियम बनाती है कि उस दौरान गाय का पूरा दूध केवल बछड़े के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। ये इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने की एक प्राचीन और गहरी समझ है। बिल्कुल। और इसी भाद्रपद महीने के दस्तावेजों में कुछ गंभीर ऐतिहासिक मोड़ भी दर्ज हैं। हाँ, मैं उसी पर आ रही थी। एक तरफ ये आस्था का महीना है और दूसरी तरफ ये दिखाता है कि समय के साथ कानून कैसे बदलते हैं। नोट्स में साफ तौर पे लिखा है कि भाद्रपद की एक अमावस को सतियों की अमावस कहा जाता था और झुंझुनू में रानी सती का मेला लगता था। लेकिन जानकारी स्पष्ट करती है कि 1987 में सीकर के देवराला गांव में रूप कंवर के सती होने की घटना घटी। उस घटना के बाद समाज में और कानूनी स्तर पर व्यापक बहस हुई। हाँ, जिसके परिणाम स्वरूप 1988 में राजस्थान सरकार ने इस प्रथा और इससे जुड़े सभी मेलों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। ये एक बहुत ही निष्पक्ष और जरूरी ऐतिहासिक तथ्य है कि कैसे आधुनिक कानून पुरानी परंपराओं की समीक्षा करता है और बदलाव लाता है। सही बात है। और इसी महीने का एक और बहुत शक्तिशाली पहलू है पर्यावरण संरक्षण। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी होती है और इसी दिन जोधपुर के खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष संरक्षण मेला भरता है। अमृता देवी विश्नोई और उनके साथ 363 लोगों का बलिदान। हाँ,
1730 ईस्वी की वो घटना जब खेजड़ी के पेड़ों को कटने से बचाने के लिए लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया और अपने प्राण दे दिए। ये आज के क्लाइमेट चेंज की दुनिया में पर्यावरण रक्षा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना उदाहरण है। पेड़ के लिए सिर कटा देना, ये सोच ही आज के समय में अविश्वसनीय लगती है। बिल्कुल। खैर, मानसून की इन भारी घटनाओं के बाद सर्दियां दस्तक देने लगती हैं। हाँ। आश्विन और कार्तिक के महीने, आश्विन शुक्ल दशमी को विजयदशमी यानी दशहरा मनाया जाता है। कोटा का दशहरा मेला तो बहुत प्रसिद्ध है ही। हाँ, लेकिन यहाँ एक पक्षी का जिक्र है। दशहरे के दिन लीलटांस पक्षी के दर्शन करना शुभ माना जाता है। और ये भी एक मौसमी संकेत है। वो कैसे? दशहरे के आसपास सर्दियां शुरू होने लगती हैं और ये वो समय होता है जब कई पक्षी अपना प्रवास यानी माइग्रेशन शुरू करते हैं। लीलटांस का दिखना असल में मौसम के बदलने का एक प्राकृतिक सूचक था, जिसे शुभ अशुभ से जोड़ दिया गया। अरे वाह, मतलब हर चीज के पीछे विज्ञान है। फिर आता है कार्तिक, रोशनी का महीना। कार्तिक कृष्ण अमावस को दिवाली। लेकिन यहाँ मुझे नोट्स ने एक नया नजरिया दिया। हम दिवाली को सिर्फ भगवान राम के अयोध्या लौटने से जोड़ते हैं, लेकिन ये दिन उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल। अगर हम एक व्यापक परिदृश्य को देखें तो दीपावली का दिन जैन धर्म और आर्य समाज के लिए भी उतना ही पवित्र है। इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। ये तो बहुत ही अद्भुत संगम है। और इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का विशाल मेला लगता है, जो फिर से व्यापार और आस्था का एक अनूठा उदाहरण है। सही कहा। यहाँ तक तो सब कुछ बहुत रोमांचक है, लेकिन इसके बाद जब मैं स्रोत सामग्री के पन्ने आगे बढ़ाती हूँ तो मैं थोड़ा उलझ गई। क्यों, क्या हुआ? मार्गशीर्ष और पोष के महीनों में अचानक एक सन्नाटा छा जाता है। इनमें किसी बड़े त्योहार का जिक्र नहीं है। क्या यहाँ आकर इंसान थक गया था या नोट्स में कुछ छूट गया है? नहीं, न तो इंसान थका था और न ही नोट्स में कुछ छूटा है। ये खगोल विज्ञान का सबसे सुंदर प्रयोग है। अच्छा। इन 2 महीनों में सूर्य दक्षिणायन होता है, यानी वह भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर चला जाता है और धनु राशि में प्रवेश करता है। उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी और सर्द हो जाती हैं। बिल्कुल। प्रकृति की ऊर्जा अपने सबसे निचले स्तर पर होती है। तो मतलब हमारी परंपराओं ने इस खगोलीय ठहराव को महसूस किया और इसे विश्राम का समय घोषित कर दिया। एकदम सही। मांगलिक कार्य और बड़े त्योहार रोक दिए गए। कमाल है। और ये ठहराव टूटता कब है? 14 जनवरी को, मकर संक्रांति के दिन। हाँ, जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है, उत्तरायण होता है और मकर राशि में प्रवेश करता है। दिनों का फिर से बड़ा होना शुरू होता है और तभी हिंदुओं के त्योहार फिर से शुरू होते हैं। और इसके बाद माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम का मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बिल्कुल। इस बात का जबरदस्त सबूत है कि इंसान की इच्छाएं नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में ग्रहों की चाल हमारा कैलेंडर तय कर रही है। लेकिन यह खगोलीय निर्भरता केवल एक धर्म या एक संस्कृति की जागीर नहीं है। स्रोत सामग्री के अंतिम हिस्से में ये बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है कि भारत की साझी संस्कृति में अन्य धर्मों के पर्व कैसे काम करते हैं। हाँ, जैसे अगर हम इस्लामिक कैलेंडर या हिजरी संवत की बात करें तो ये पूरी तरह से चंद्रमा पर आधारित है। इसकी शुरुआत 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना यात्रा, जिसे हिजरत कहते हैं, उससे हुई थी। और क्योंकि चंद्रमा का वर्ष सौर वर्ष से करीब 11 दिन छोटा होता है, इसीलिए इस्लामिक त्योहार हर साल मौसम के चक्र में खिसकते रहते हैं। बिल्कुल। इसका पहला महीना मुहर्रम है। नोट्स बताते हैं कि मुहर्रम की 10वीं तारीख को करबला के युद्ध और इमाम हुसैन की शहादत की याद में ताशा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और फिर एक और दिलचस्प कानूनी और ऐतिहासिक मोड़ आता है, ईद उल जोहा यानी बकरा ईद के संदर्भ में। हाँ, बिल्कुल। ये जिलहिज महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है। ऐतिहासिक रूप से टोंक रियासत के नवाब इस दिन ऊंट की बलि दिया करते थे। लेकिन आज के समय में ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया जा चुका है। और इसी कारण से राज्य सरकार ने पशु संरक्षण के कानूनों के तहत ऊंट की बलि की इस पुरानी प्रथा पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी है। जैसे हमने सती प्रथा के मामले में देखा, यहाँ भी राज्य के नियम और पशु कल्याण की आधुनिक सोच पुरानी परंपराओं से ऊपर रखी गई है। ये एक जिंदा समाज की निशानी है जो समय के साथ खुद को बदलता है। सही कहा। और सिखों के त्योहारों में भी प्रकृति का यही जश्न दिखता है।
मकर संक्रांति के ठीक पहले लोहड़ी, जो नई फसल के आने का प्रतीक है। और फिर 13 अप्रैल को बैसाखी। बैसाखी न सिर्फ फसल पकने का पर्व है, बल्कि इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। मतलब एक ही दिन में कृषि और इतिहास दोनों का मिलान। बिल्कुल। और अंत में जब नोट्स ईसाई धर्म के पर्वों पर रोशनी डालते हैं तो मेरा दिमाग सच में चकरा गया। ईस्टर की वजह से? हाँ, 25 दिसंबर को क्रिसमस तो हम सब जानते हैं, लेकिन ईस्टर की तारीख तय करने का जो तरीका इसमें बताया गया है वो फिर से हमें उसी खगोलीय गणित पर लाखड़ा खड़ा कर देता है जहां से हमने शुरुआत की थी। ये सबसे शानदार तथ्यों में से एक है। ईस्टर कोई निश्चित तारीख नहीं है। इसे तय करने का गणित पूरी तरह आसमान पर निर्भर है। मतलब ईस्टर 21 मार्च यानी वसंत विषुव के बाद आने वाली पहली पूर्णिमा के ठीक बाद वाले रविवार को मनाया जाता है। हाँ, वर्णल इक्विनॉक्स के बाद की पूर्णिमा। मतलब ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का पर्व भी उसी पूर्णिमा और चंद्रमा की कलाओं पर निर्भर है, जिस पर होली या बुद्ध पूर्णिमा निर्भर है। ये सचमुच अद्भुत है कि कैसे चैत्र की शुरुआत से लेकर फागुन तक, विक्रम संवत से लेकर हिजरी संवत तक और ईसा मसीह के कैलेंडर तक सब कुछ तारों, चंद्रमा और सूर्य के एक ही प्राकृतिक नक्शे पर बना हुआ है। इस पूरी चर्चा का जो सबसे गहरा निष्कर्ष है वो यही है, इंसान ने अपनी आस्थाओं, अपनी खुशियों, अपने दुखों और अपने इतिहास को आसमान की इस विशाल घड़ी के साथ जोड़ दिया था। बिल्कुल, ये समय और इंसान के रिश्ते की एक बहुत ही खूबसूरत दास्तान है। तो इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचारणीय बिंदु पर गौर किया जाए। आज के इस तेज रफ्तार डिजिटल युग में हमारी जेब में रखा फोन का कैलेंडर हमें मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट्स और डेडलाइंस की याद तो दिला देता है, लेकिन क्या उस नीले रंग के छोटे से बॉक्स ने हमें चांद के घटने बढ़ने, हवाओं के रुख बदलने और उस विशाल प्राकृतिक घड़ी से दूर कर दिया है जिसके आधार पर हमारे पूर्वजों ने इन तमाम त्योहारों की रचना की थी? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अगली बार जब कोई भी अपने फोन में कोई तारीख देखे तो एक पल के लिए बाहर आसमान की तरफ देखकर ये जरूर सोचा जाए कि आज चांद किस पक्ष में है, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में। समय का वो चक्र जो अनंत काल से चल रहा है वो आज भी आसमान में बिना किसी डिजिटल स्क्रीन के घूम रहा है। हम सभी के लिए ये एक बड़ा सवाल है। इसी विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।